हाँ बच्चों, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप का रिवीजन। इसमें मैं फास्ट कराऊंगा, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि तुम्हें समझना है, ठीक है। तो हम पार्टनरशिप का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। अब एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तक का काम तुमने किसमें कर रखा है? फाउंडेशन में कर रखा है। अब इसमें क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये 2 यूनिट में बटा हुआ है हमारे लिए, दोनों चैप्टर मिलाकर एक ही क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म। तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? डिसोल्यूशन का मतलब फॉर्म ऑफ क्या हो रही है, डिसकंटिन्यू, बंद हो रही है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई नया पार्टनर आया, नया पार्टनर गया। डिसोल्यूशन का मतलब फॉर्म ही गई, फॉर्म अब क्या हो गई, अपना बिजनेस क्या कर देगी, डिसकंटिन्यू या बंद कर देगी। फॉर्म अपना बिजनेस क्या कर देगी, डिसकंटिन्यू या बंद कर देगी, ठीक है। अब इसमें कैसे करना होता है, A to Z अकाउंट्स का बैलेंस हमें क्या लाना होता है, 0 लाना होता है। तो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, बैलेंस शीट। इसमें क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। पार्टनरशिप फॉर्म में इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल, जितने पार्टनर होंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। ये रिवीजन करने आए हैं, इन्होंने ओरिजिनल तो कर रखे। 1 लाख और 5 लाख। रिजर्व्स कितने के हैं, 40,000। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 30,000। एज लोन कितने का है, 10,000। एज वाइफ लोन, वाइफ की जगह कोई भी हो सकता है, फादर मदर रिलेटिव, 5,000। बिल्स पेबल 4,000। ये आ जाएगा, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, जो तुम्हें दिख नहीं रहा वापस ऊपर। उसके बिल्स पेबल 4,000। उसके बाद डिबेंचर्स कितने के, डिबेंचर्स इसमें होंगे। डिबेंचर्स किसमें होते हैं, नालायक कंपनी में, तो ना इधर डिबेंचर आएगा ना इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। असेट साइड में बताओ कौन कौन सी चीजें होती, अलग अलग वैरायटी बताओ। फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग तो सब एक वैरायटी की होगी। तुमने बोल दिया, मैं लिख दिया, फर्नीचर, प्लांट 30,000। अलग अलग चीज जो कंफ्यूजिंग होती है, जैसे गुडविल। 50,000। P&L का डेबिट बैलेंस 20,000। कई बार ड्राइंग्स भी एसेट साइड में दे देता है, A, B 20, 10। डेटर्स 50,000 लेस प्रोविजन 3,000, 47,000। कैश तो बैलेंस लिख लेंगे। बीज लोन 10,000। निकालो बच्चों बैलेंस कैश का। कैश बैलेंस ही कितनी आ रही है बच्चों, 4,82,000, 482। अब हमें सारे के सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं, ठीक है, A to Z अकाउंट्स क्लोज करने हैं। अब मुझे बताओ कि इस फर्नीचर को क्लोज करना है तो मैं क्या करूँ? फर्नीचर डेबिट है, क्रेडिट बैलेंस है। जितनी भी एसेट साइड में आ रही है चीजें, सब क्या रखती है, डेबिट बैलेंस। तो इसको क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 फर्नीचर करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं डेबिट किसको करूँगा, रियलाइजेशन। A to Z एसेट और लाइबिलिटीज जो रियलाइज करवानी है उनको काम भेज देंगे रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन टू फर्नीचर। सिमिलरली किसकी एंट्री, प्लांट की। गुडविल को आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पे क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करते थे, लेकिन यहाँ पर ये भी क्या एसेट है जिसको हमें रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर करना है। तो डिसोल्यूशन पर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ होगा या रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा? तो ये ध्यान रखना, गुडविल भी कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। P&L कोई एसेट है जो रियलाइज करनी है या लॉसेज है, कि किसमें से राइट ऑफ होंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। ड्राइंग्स तो वैसे पार्टनर्स कैपिटल में जाती है, तुम्हें पता ही है। डेटर कितने का है, 50,000 का। देखो ये 2 अकाउंट अलग अलग होते हैं हमारे ग्रुप में। डेटर कितने का होता है,
50,000 का, और प्रोविजन कितने का होता है, अलग से कितने का होता है, 3,000 का। डेटर 47 के नहीं होते, तो डेटर को क्लोज करना है तो डेटर कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा आपको, डेटर में डेबिट बैलेंस है, तो डेटर को अलग से ही तुम्हें कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, 50,000 से, और डेबिट किसको करोगे, रियलाइजेशन से। और इसको क्लोज करना है तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रोविजन टू रियलाइजेशन, प्रोविजन टू रियलाइजेशन। तो डेटर तो कितने से क्लोज होगा, 50 से, प्रोविजन अलग से रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। कैश रियलाइज करनी है या ऑलरेडी रियलाइज्ड है, ये रियलाइजेशन में नहीं आएगी। बीज लोन ये सीधा बी की कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे, बी की कैपिटल का हमने जो रुपया देना है उसमें से क्या कर देंगे, डिडक्ट। पहले तो ये बताओ कि ये बी का लेना है या बी से देना है, ये बी से लेना है या बी को देना है, ये हमें फॉर्म ने बी से लेना है, तो फॉर्म कहेगी जो हमने तुम्हारा देना है उसमें से ये क्या हो जाएगा, एडजस्ट। ठीक है, तो जो पार्टनर से रुपए लेने हैं वो क्या हो जाएंगे, सीधा बीज लोन कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। तो फटाफट से मुझे याद करना, याद दिलाना, कितना कितना फर्नीचर था, कितने का, 10 का था, 40 था, तो फर्नीचर 40 का। अब फटाफट से मुझे क्या याद बताओ कि ये कहाँ जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो। आर रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन, ये बी रियलाइजेशन, ये कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल, ये दोनों ही रियलाइजेशन में, ये अलग से अकाउंट बनेगा इसका, बीस लोन कैपिटल, पक्का याद रहेगा। अब आगे सुनो, एज कैपिटल कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट रिजर्व्स भी किसमें जाएंगे, कैपिटल में। क्रेडिटर्स, पार्टनर का लोन अलग से बनेगा, पार्टनर के लोन का अकाउंट अलग से क्यों बनता है, क्योंकि पार्टनर को हमें लास्ट में पे करना होता है, हमें बताना होता है कि हमने इसको क्या किया, बाद में पे किया। ये बाकी क्रेडिटर्स के जैसे नहीं है, पहले फर्म का पेमेंट का ऑर्डर क्या होता है, पहले बाकी क्रेडिटर्स, फिर पार्टनर्स लोन और फिर कैपिटल। तो पार्टनर का लोन अलग से क्यों बनाते हैं, ये शो करने के लिए हमने इसको अलग से क्या किया, पे किया, पहले हमने बाकी। पार्टनर की वाइफ का लोन इज एज गुड एज आउटसाइडर, तो ये किसमें जाएगा, रियलाइजेशन में। बिल्स पेबल रियलाइजेशन। और ये सब खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो क्रेडिटर्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट टू रियलाइजेशन, पक्का। मैं फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट में भेजता हूँ सब। बच्चों आप एक काम क्या करो, इसकी फोटो खींच लो क्वेश्चन, या तुम नोट कर लो, ताकि मैं बार बार ऊपर ना आना पड़े मुझे समझाने के लिए कि ये देखो ये तुमका, या तो इसको नोट कर लो या इसकी क्या करो, फोटो खींच लो। ये लो मैं साइड में बताता हूँ। स्टार्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, कौन कौन से जो भी रिक्वायर्ड है। एक तो हम किसका अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन का। दूसरा अकाउंट किसका बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल। तीसरा किसका बनाएंगे, कैश। आपको ये अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन, कैश और पार्टनर्स कैपिटल। और अगर पार्टनर के लोन का अकाउंट है तो उसका भी, तो इसमें है या नहीं, ए बी और पार्टनर्स के लोन का अकाउंट। कौन सा, जो लोन हमने दिया हुआ, जो लोन दिया हुआ है, सॉरी जो हमने लिया हुआ है, फर्म ने जो लोन लिया हुआ है, जो पार्ट फर्म ने पे करना है। कौन सा लोन फर्म ने पे करना है, पार्टनर का, ए का या बी का, ए का। अब फटाफट से मुझे बताओ, फर्नीचर क्लोज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, टू फर्नीचर कितने का, 40। अब मैं ऊपर नहीं जा रहा, आपने क्वेश्चन नोट करा है वहां से देखो। फर्नीचर के बाद अगली चीज क्या है, टू प्लांट कितने का, 30 का। फिर अगली चीज क्या है, गुडविल कितने की, 30,000। उसके बाद कैपिटल में P&L क्या हो जाएगा, राइट ऑफ टू P&L। रेशो नहीं दिया तो इक्वल मानते हैं, कितने, 10,000 एंड 10,000। उसके बाद ड्राइंग्स, ये भी किसमें जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में। ये कोई रेशो में जाएगी या एक्चुअल दी होगी, कितने कितने, 20 एंड 10। उसके बाद डेटर्स कितने के, कितने के, डेटर्स के बाद प्रोविजन 2 में आएगा या बाय में, क्रेडिट बैलेंस है तो वो कहाँ आएगा, बाय टू प्रोविजन 3,000। उसके बाद कैश कितने का, 482। 20 लोन कहाँ जाएगा, बी की कैपिटल में से डिडक्ट होगा, 20 लोन कितने का, 10,000।
अब मेरे को एक बार एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल बताना। टोटल कितना है 689। अब आप मुझे बताओ ये जितने भी एसेट साइड थी इसका टोटल कितना है 689। तो मैंने सारी की सारी एसेट साइड को देखो डेबिट में लिखा हुआ है। ये कोई भी किसी में क्रेडिट में नहीं आ रहा सिवाय प्रोविजन के। अभी प्रोविजन को अलग से डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन एक बार बताओ कि सारा का सारा कहाँ आ रहा है? डेबिट में ही आ रहा है। इस प्रोविजन को छोड़ दिया जाए तो कैश यहाँ पर डेबिट आ गई, कुछ यहाँ पर डेबिट आ गया, कुछ यहाँ डेबिट आ गया, लेकिन आ कहाँ रहा है सारा का सारा? डेबिट में। तो ये ध्यान रखना एसेट साइड इनके कहाँ जाएगी? डेबिट में। अब देखो ये नेट डेबिट कितना था 47, 689 में कितना टोटल इंक्लूड है? 47 इंक्लूड है। 689 में कितने का टोटल इंक्लूड है? 47 का। एक मिनट, तो ये 47 ही डेबिट गया। देखो 50 डेबिट में गया और 3 कहाँ गया? क्रेडिट में। तो नेट तो कितना गया? 47 ही डेबिट हुआ ना। तो अभी असेट्स ये सारा का सारा डेबिट का बैलेंस कितना है? 689। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 689 प्लस 3 है, लेकिन 3000 का उधर से क्या कर दिया? क्रेडिट भी कर दिया। तो असेट का जितना भी है ना, ये जो असेट में से माइनस हो रहा है वो वास्तव में है ही क्या? क्रेडिट बैलेंस है। तो जितनी भी असेट्स है ना वो सारी यहाँ कहाँ जाएगी? डेबिट में। और जितनी भी लायबिलिटीज है ना वो इन अकाउंट्स में कहीं ना कहीं क्या होगी? क्रेडिट। ये रूल रखना, पहले एसेट साइड को पूरा काम फिट कर देना डेबिट में। हाँ, असेट में कुछ माइनस हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, क्योंकि वो है ही क्या? क्रेडिट बैलेंस। अब लायबिलिटी साइड का बताओ। एज कैपिटल बीस कैपिटल कहाँ जाएगी? कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी कितना कितना है? 1 लाख और 5 लाख। अगली आइटम क्या है? रिजर्व्स, वो भी कट जाएंगे 2020। उसके बाद क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे? रियलाइजेशन 30,000। रिजर्व्स कोई लायबिलिटी है क्या जो मुझे पे करनी है? नहीं। रियलाइजेशन में क्या जाएगा? वो एसेट्स और वो लायबिलिटी जो हमें रियलाइज और पे करनी है। एज लोन, ए का लोन अलग से अकाउंट बनेगा बाय बैलेंस बीडी। बस आप ये ध्यान रखना क्रेडिट साइड की जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ जानी चाहिए, और लायबिलिटी साइड की जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ जानी चाहिए? क्रेडिट साइड। कितने का? ये देख लो, ये कैपिटल पहली लायबिलिटी ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी और चौथी ये। सब कहाँ जा रहा है? क्रेडिट में। आगे बताओ। एज वाइफ लोन कितने का? 5,000 का। कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। एक ही वाइफ का लोन क्रेडिटर के जैसा ही है, ठीक है ना? ये आउटसाइडर है और पार्टनर दिलवाते रिलेटिव से इसलिए है ताकि वो आउटसाइडर बन जाए, हमें प्रायोरिटी मिल जाए। कल को फॉर्म में पैसे कम रह जाए तो किसको मिलेंगे पहले? एज वाइफ लोन को या एज लोन को? एक ही वाइफ को लोन। कितना? 5,000। बीगी वाइफ बिल्स पेबल बाय बिल्स पेबल कितना? 4,000। श्योर? बाय बिल्स पेबल आ गया 4,000। अब आप मुझे बताओ क्या ये बराबर रहेंगे या नहीं? बिल्कुल बराबर रहेंगे, क्योंकि ये इतना इतना तुमने सारा क्या भेज दिया? डेबिट में। और ये इनका टोटल कितना था? 689। आपने कैसे भेजा इसको डेबिट में? अलग अलग अकाउंट के डेबिट में कितना भेजा? 692 और 3000 का प्रोविजन क्या किया? क्रेडिट। क्या हुआ था? अलग अलग अकाउंट्स के डेबिट में तुमने कितना भेजा हुआ है? 692। भाई तुमने ये 50 भेजा है ना, ये कितना भेजा है? 50 ना कि 47। तो 3000 ज्यादा डेबिट किया, तो 692 तुमने अलग अलग अकाउंट में क्या कर दिया? डेबिट। ये सब कहाँ गया? रियलाइजेशन में, ये कैपिटल में, ये कैश में। तो अलग अलग अकाउंट में तुमने डेबिट कितना किया? 692 और क्रेडिट कितना किया? 3। तो 689 नेट क्या बचा हुआ था? डेबिट। और इतना ही तुमने 689 अलग अलग अकाउंट में क्या कर दिया? क्रेडिट। कुछ कैपिटल में, कुछ है। तो अब बराबर है। इसके बाद हम क्या लेकर चलेंगे? बराबर लेकर चलेंगे बस। तो हम मिसमैच होने ही नहीं देंगे, ठीक है? 689 तुम्हारे डेबिट में पड़ा है और 689 में तुम्हारा क्रेडिट में पड़ा है, एक तरह से, ठीक है? अब वो क्या करेंगे? अब फॉर्म बंद करनी है तो फर्नीचर को बेचेंगे या नहीं? जब भी फॉर्म बंद करनी है तो सभी चीज़ों को क्या करना होगा? बेचेंगे। अब बताओ क्या क्या हो सकता है एसेट्स के साथ? एक एसेट में पहले सेल कर लूँ, फिर मैं पार्टनर लेगा इसका लूँ, इसको छोड़ो। किसी भी एसेट्स के साथ क्या क्या हो सकता है? नहीं, बिकेगी तो सही, कम में बिकेगी, ज़्यादा में बिकेगी नहीं। एक तो हो सकता है वो सेल, एक क्या हो सकता है? मतलब नहीं, पार्टनर ले जाए। सेल तो डिस्क्लोज करने जैसे होगा। एक तो वो सेल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? पार्टनर ले जा सकता है। और या फिर हम उसको किसको दे सकते हैं? किसी लायबिलिटी को पे करने में, किसी भी लायबिलिटी को क्या करने में। तो अब अपने 3 एसेट के एग्जांपल पे ऐसा दे सकते हैं। क्या क्या हुआ? हम मान लेते हैं कि फर्नीचर का
70% पार्ट तो क्या हो गया, सेल, और वो कितने में हो गया, 32,000। ठीक है, प्लांट हमने किसको दे दिया, क्रेडिटर्स को, कितने के सेटलमेंट में, इन सेटलमेंट ऑफ 80% क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स। और जो फर्नीचर है उसका बैलेंस 30% पार्ट क्या कर दिया हमने, पार्टनर को दे दिया ए को, टेकन बाय ए एट रुपीज 15,000। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा ये सब। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट ले गया, मान अलग अलग मैं एग्जांपल ले लेकर तुम्हें समझाता हूँ। फर्नीचर कितने का आ रहा है, मान लो बुक में, अलग एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, उधर से बात कर रहा हूँ। बुक में कितने का आ रहा है फर्नीचर, 10,000, और हमने इसको कितने में सेल कर दिया, इससे हमें सेल करने से कैश मिल गई 9,000। अब बताओ मैं क्या एंट्री करूँ। यूजुअली तो हम क्या करते हैं, कैश कितने का डेबिट 9,000, प्रॉफिट एंड लॉस कितने का 1000, टू फर्नीचर कितने का 10,000, ये करते हैं। लेकिन अब मैं फर्नीचर को क्रेडिट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, फर्नीचर तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है। फर्नीचर तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, रियलाइजेशन में जा चुका है, तो फर्नीचर तो ऑलरेडी क्रेडिट है। अब तो सभी एसेट्स का नाम क्या हो गया, रियलाइजेशन। ए टू जेड एसेट क्रेडिट हो गई और उनका नाम क्या रख दिया, रियलाइजेशन। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, बेचने पर अगर कोई पैसा आएगा तो मुझे क्या एंट्री करनी है, कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन। तो सर 1,000 का लॉस कैसे बुक होगा, अपने आप हो जाएगा। देखो कैसे होगा, आपने सबसे पहले स्टेप में रियलाइजेशन में फर्नीचर कितने का भेजा हुआ है, तो फर्नीचर कितने का भेजा हुआ है 10 का, और इधर तुम क्या लिख रहे हो, बाय कैश 9। तो अपने आप इसमें फर्नीचर का कितने का लॉस आ गया, 1,000 का। अब ये नेट लॉस आ जाएगा, फर्नीचर में लॉस है, किसी दूसरे में प्रॉफिट है, तो वो सारा मान लो कि इधर प्लांट भी होता और प्लांट महंगा सस्ता और बेचा होता, प्लांट 12 का होता और वो कितने में बेचा होता, 15 में, तो बाय कैश कितना लिखता फिर मैं 15। तो प्लांट में कितने का प्रॉफिट आ गया, 3 का, और फर्नीचर में कितने का लॉस आ गया, 1 का। तो अपने आप ये देखो 15 और 9 24 माइनस 22, अपने आप प्रॉफिट कितने का आ जाता है, 2,000 का। तो सर ये तो नेट हो जाएगा, हमें अलग अलग पता कैसे लगेगा फर्नीचर का कितना है, प्लांट का कितना है। हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, हमें जानकर करना क्या आगे अलग अलग करना, हमारा तो काम क्या है, खत्म हो रहा है, हमें जानना ही नहीं है किसका अलग अलग है। तो ये जो रियलाइजेशन का बैलेंस आएगा वो क्या बता देगा, ए टू जेड एसेट्स और लायबिलिटीज को पेमेंट और क्या करने पर, एसेट्स को बेचने पर, रियलाइज करने पर, लायबिलिटीज को पे करने पर जो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हुआ। मैं एक बार रिकंसिल करवा दूंगा, लेकिन एग्जाम में आपको करना नहीं है। तो अब मुझे बताओ, अगर फर्नीचर कोई ले गया, सॉरी फर्नीचर सेल कर दिया, तो हमें सिंपली क्या करना चाहिए, बाय कैश। एंट्री में क्या करूंगा, कैश टू रियलाइजेशन। अगर कोई भी ऐसे बेच देंगे तो एंट्री क्या करेंगे, कैश टू रियलाइजेशन। और हमें जिससे मतलब है सेल प्राइस से, उसकी बुक वैल्यू क्या थी उससे कोई मतलब नहीं है। बुक वैल्यू का मतलब किसमें था, फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप का मतलब, फर्स्ट स्टेप किसको बोलूंगा मैं, इन सारे अकाउंट्स को, सारी बैलेंस शीट को क्या करना, 3-4 अकाउंट्स में भेजना। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, पूरी बैलेंस शीट को बुक वैल्यूज पर क्या करना, ट्रांसफर करना। फर्स्ट स्टेप क्या है, पूरी बैलेंस शीट को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना। अब उसके बाद में 70% फर्नीचर क्या हुआ, सेल हुआ, कितने में, 32,000। तो मुझे अब 70% की बुक वैल्यू कितनी है, 28,000। उससे अब कोई लेना देना नहीं है, एक बार के लिए। मुझे तो किससे मतलब है, सेल प्राइस से। मुझे तो किससे मतलब है, सेल प्राइस। तो कितना आएगा, 32,000 पर आ गया। तो 32,000 की एंट्री क्या करूंगा, कैश टू रियलाइजेशन। अब आप एक रूल बना लो, क्या रूल बना लो, एक डेबिट तो एक क्रेडिट, क्योंकि इन अकाउंट में क्या है, इक्वल डेबिट है और इक्वली क्या है, क्रेडिट। तो अब मेरा रूल क्या रहेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब बताओ, जैसे मैं रियलाइजेशन में लिख देता हूँ बाय कैश फर्नीचर के लिए, तो क्या होता है, क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाती है। अभी तक क्या था, इक्वल था ना, अभी तक ये क्या चल रहा था, बराबर। अब मुझे दिक्कत क्या है, इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई है, तो मुझे बराबर लाने के लिए कहाँ लिखना पड़ेगा, कैश। तो ये एंट्री होगी तो पोस्टिंग तो दोनों साइड में होगी ना, कैश टू रियलाइजेशन। अब बच्चे होता क्या भूल जाते हैं, एक में लिखते हैं दूसरे में भूल जाते हैं। तो मैं ऐसे चलने ही नहीं दूंगा, हमें रूल ही क्या रखने, एक क्रेडिट तो एक डेबिट, और ब्रैकेट में क्या लिख देना, फर्नीचर का। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप बताओ,
एंटायर बैलेंस शीट विल बी ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स एट बुक वैल्यू। सेकंड स्टेप क्या होगा, एक डेबिट एक क्रेडिट। अब वो जो भी एडजस्टमेंट है, कोई भी एडजस्टमेंट देते हैं, क्या होगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। अब बताओ 30% स्टेक फर्नीचर इज टेकन बाय ए एट ₹15,000। हमें किससे मतलब है, सेल प्राइस से। तो ए को हमने एक तरह से कितने में बेच दिया, 15,000 में। एक तरह से हमने बचा हुआ 30% फर्नीचर किसको दे दिया, ए को 15,000 में। अब ए हमारा पार्टनर ही है, ए हमारा क्या है, पार्टनर। तो हम ए से रुपए लेंगे क्या, कैश टू रियलाइजेशन तब करेंगे जब हमें रुपया आ जाए। ए क्या करेगा, मेरी कैपिटल में से क्या करेगा, कम। फर्म कह रही है कि तुमने फर्म में किसने कैपिटल लगा रखी है, ए ने। तो ए कह रहा है मैं फर्नीचर खरीद तो रहा हूँ, लेकिन मैं रुपए नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि आपने मेरे ये रुपए देने को है, इसमें से क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो पार्टनर अगर एसेट लेकर जाएगा तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर अगर एसेट लेकर जाएगा तो एंट्री क्या होगी, ए टू फर्नीचर, ए कैपिटल टू फर्नीचर। जो भी प्लांट लेकर गया फर्नीचर, ओहो ये फर्नीचर क्या होगी, फर्नीचर तो ऑलरेडी क्लोज है। ए टू रियलाइजेशन, ए टू रियलाइजेशन कहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, बाय ए। कितने पर ले गया वो, 15,000। उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 12,000। 40,000 का 30% कितना बनता था, 12,000। लेकिन वो 15 पर लेकर गया है, तो मुझे तो किससे मतलब है, 15 से। बुक वैल्यू से मतलब किसमें, फर्स्ट स्टेप में। एडजस्टमेंट्स में किससे मतलब है, एग्रीड प्राइस से या सेल प्राइस से। सेल कितने पर हुआ, एग्री कितने पर हुआ, क्योंकि एक ही कैपिटल में से कितना कटेगा, 15,000। भले ही वो 12,000 की बुक वैल्यू पर है। अब बताओ ये क्रेडिट हो गया, लेकिन डेबिट अभी कुछ हुआ नहीं, तो मुझे क्या हो रही है, बेचैनी। उसकी कैसे दूरी होगी, बराबर कर दो। ये क्रेडिट हो गया तो डेबिट कर दो, कैश को डेबिट कर दो। पिछली बार भी तो किया था। किसको करो, एक ही कैपिटल को, एक ही कैपिटल टू फर्नीचर। कितने का, टू रियलाइजेशन कितने का, 15। इसके ब्रैकेट में भी लिख देना फर्नीचर। अब हमें बराबर बराबर लेकर चलें। गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो हम जीरो रियलाइजेशन मानेंगे। गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा होगा तो हम जीरो रियलाइजेशन मानेंगे, ठीक है। और बाकियों के लिए कुछ ना कुछ और तुम्हें दे देगा। और गुडविल का दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर जीरो रियलाइजेशन। प्लांट का किसको दे दिया हम, क्रेडिटर्स को। किसमें, इन सेटलमेंट ऑफ 80% ऑफ क्लेम। तो अब बताओ क्या होगा, एक मिनट अलग से समझना। ये बैलेंस शीट बनी हुई, इधर प्लांट कितने का आ रहा है, मान लो 1 लाख का, और इधर क्रेडिटर्स कितने का आ रहा है, 80,000 का। अलग से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं उसको समझाने के लिए। अब मुझे बताओ कि अगर हमने प्लांट किसको दे दिया, क्रेडिटर को, तो क्या होगा, बस 80% नहीं है, सिंपल बात करो। प्लांट हमने किसको दे दिया, क्रेडिटर को। क्रेडिटर को बोला कि क्रेडिटर तुम हमसे 80,000 रुपये मांगते हो, हमारी बुक वैल्यू का प्लांट है 1 लाख का, वो तुम ले जाओ। हमारी बुक में 1 लाख का है, लेकिन क्रेडिटर कह रहा है कि इसकी वैल्यू तो कितनी है, 80,000 है, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ और वापस तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तो आप मुझे बताओ क्या होगा, कोई एंट्री नहीं होगी। तो सर 20,000 का लॉस कैसे बुक होगा, 80,000 के क्रेडिटर को आपने कितने का प्लांट दे दिया, 1 लाख का, तो लॉस कैसे बुक होगा। आप कुछ नहीं करोगे, अपने आप हो जाएगा। देखो कैसे होगा, आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया होगा, फर्स्ट स्टेप में जब ट्रांसफर किया होगा तो इधर प्लांट कितने का लिखा होगा, 1 लाख का, और इधर क्या होगा, क्रेडिटर्स कितने का लिखा होगा, 80,000 का। अब क्रेडिटर को आपने कहा प्लांट ले जाओ और हमसे कुछ मत मांगो, तो हमें लॉस तो हुआ है 20,000 का, क्योंकि हमारा प्लांट बुक में कितने का था, 1 लाख का, और वो ले कितने में गया, सिर्फ 80,000 में। ये प्लांट एक तरह से मेरा 80,000 में बिका, बस बेच किसको दिया, क्रेडिटर को, और उनको बोला कि अब तुम हमसे कुछ भी मत मांगो। तो मेरा 20,000 का लॉस ऑलरेडी बुक पे, ऑलरेडी क्या प्रोवाइडेड ही है। देखो अगर इतना ही हो और कुछ ना हो तो अपने आप क्या आ जाएगा, 20,000 का क्या आ जाएगा लॉस, अपने आप ही कितने का आ जाएगा, 20,000 का लॉस। अब मैं बोलता हूँ प्लांट was taken by creditors in settlement of 90% of their claim। तब इसका मतलब क्या है कि क्रेडिटर इस प्लांट की वैल्यू कितनी लगा रहा है, क्रेडिटर कह रहा है 80,000 का 90% ही सेटल मांगूंगा, मेरा 80,000 का 90% ही सेटल मांगूंगा, 72,000 ही सेटल मांगूंगा। मतलब तुम्हारे प्लांट की वैल्यू कितनी है, 80 भी नहीं है, कितनी है, 72। मैं तुमसे कितना नहीं मांगूंगा, 72,000 नहीं मांगूंगा, 8,000 तो मैं फिर भी मांगूंगा। तो मेरा प्लांट एक तरह से कितने में बिका है, 72। तो मेरा लॉस कितने का हुआ है, 28,000 का। 1 लाख का प्लांट है,
जो एक कितने में बिका है 72 में, बस क्रेडिटर ने कितने रुपए माफ कर दिए, कैश ना देकर उसने कितने रुपए माफ कर दिए 72। तो माय प्लांट इज एक्चुअली सोल्ड फॉर ₹72, हेंस माय लॉस इज ₹28,000। अब वो कैसे बुक होगा बताओ। पहले तो पहला स्टेप में मैंने क्या किया होगा, पहले स्टेप में टू प्लांट रियलाइजेशन में कितना भेजा होगा 1 लाख का, और बाय क्रेडिटर्स कितना भेजा होगा 80,000। तो सर अब तो 20,000 का लॉस आ रहा है, नहीं मेरे को 28 का ही लॉस आएगा। कैसे आएगा, इस क्रेडिटर को मैं कितना पे करूं 72 तो पे हो गया प्लांट दे देने से, प्लांट दिया और कितने रुपए कम हो गए 72, लेकिन अभी भी कितने और देने बाकी है 8,000, तो वो तो मांगेगा। तो टू कैश कितना करूंगा मैं 8,000, तो बाय लॉस अपने आप कितने का आ गया देख लो 28,000। तो प्लांट अगर कोई एसेट किसको दे दी जाए, किसी लाइबिलिटी को दे दी जाए, तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं करूँ, लेकिन लाइबिलिटी अगर बाकी बची हुई है तो फिर क्या करना है, उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अगर लाइबिलिटी क्या बची हुई है बाकी, तो अगर इस एग्जांपल में पूरा पूरा ही ले गया था वो, अच्छा पहले इसी में लिखा था 1 लाख का 80 में ले गया, तब तो कोई इफ एनी एसेट इज गिवन टू क्रेडिटर नो एंट्री विल बी पास्ड, लॉस विल बी ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड, ठीक है, वो तो अपने आप ही हो जाता है। लेकिन अब 80% क्लेम पर लेकर गया या 90% क्लेम पर लेकर गया, तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स विल बी पेड। तो अब आप हमारे तो प्लांट तो कौन ले गया, क्रेडिटर्स, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन बैलेंस क्रेडिटर को मुझे क्या करना पड़ेगा, पे, क्योंकि क्रेडिटर की कितनी क्लेम सेटल हुई है 80%। जब मैं क्रेडिटर पर आऊंगा उस समय देखूंगा, ठीक है, जब मैं किस पर आऊंगा क्रेडिटर्स पर आऊंगा उस समय देखूंगा, ठीक है, ठीक है ना। तो उस समय बचे हुए 20 को पे कर दूंगा, लेकिन कोई एसेट अगर कोई लायबिलिटी को दे दी तो मैं उसकी कोई एंट्री पास नहीं करूँगा। अब बताओ गुडविल की क्या करूँ, कुछ भी नहीं। अगर दे देता क्वेश्चन कितने पर रियलाइज हुई तो मैं कर दूंगा। सर जो फॉर्म बंद हो रही है उसकी गुडविल हो सकती है, होने को तो हो ही सकती है ना, कोई जरूरी थोड़ी है लॉस की वजह से बंद करें। कोई आदमी होता है उसको अच्छा और काम मिल गया तो वो क्या कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्प्यूट है इसलिए बंद कर देते हैं। तो गुडविल का रियलाइज हो भी सकता है और नहीं। P&L हमने रियलाइज वैसे ही नहीं होगा, P&L का ड्रॉइंग्स का कुछ भी रियलाइज नहीं होगा। डेटर्स का अब क्वेश्चन कुछ ना कुछ देगा, अब लिखेगा वो डेटर्स वर रियलाइज्ड एट 90%। डेटर से कितने रुपए मिले 90%। कहाँ मतलब कितना 50 का 90% लूंगा या 47 का 50 का। डेटर मेरे 50 के ही थे, 3,000 का तो मैंने प्रोविजन में रखा था, लेकिन डेटर कितने के थे, तो 90% हमेशा किसका मिलेगा, ग्रोस वैल्यू का, ठीक है 50,000 का, तो कितना आएगा 45,000। तो इधर क्या आ जाएगा, बाय कैश कितने का, ठीक है बराबर हो गए। हाँ थप्पड़ पड़ेगा, एक क्रेडिट किया है तो दूसरा हाथ हाथ क्या डेबिट टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या लिख देना डेटर 45,000 पक्का। डेटर के बाद क्या है कैश, इससे तो रियलाइज होना ही नहीं है, तो ऑलरेडी रियलाइज है 20 लोन रियलाइज हो गया ऑलरेडी, अपने आप इसकी कैपिटल में से डिडक्ट कर लिया हमने, तो ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया पक्का। तो अब कुल मिला के फर्स्ट स्टेप के बाद क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के बाद पहला स्टेप क्या है आपका, स्टेप 1 क्या है, ट्रांसफर ऑल assets and liabilities in balance sheet to respective accounts at book values। कितने में सेल हुआ उसमें मुझे कोई दिक्कत मतलब नहीं। एक बार फटाफट से बताओ, कैपिटल P&L चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, रिजर्व चाहे डेबिट हो क्रेडिट हो, ड्राइंग सबमिशन डेबिट ही होगी, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट समझते हो क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह। जिस फिक्टिशियस एसेट और इंटेंजिबल में क्या फर्क होता है, इंटेंजिबल कैन बी सोल्ड, ट्रेडमार्क पेटेंट गुडविल कैन बी सोल्ड, बट फिक्टिशियस कैन नॉट बी सोल्ड। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है जो आपने राइट ऑफ नहीं किया एसेट साइड में आ रहे हैं, तो ये सब कहाँ जाएंगे, कैपिटल में। पार्टनर्स लोन कहाँ जाएगा, सेपरेट अकाउंट, और कैश का भी क्या बनेगा, सेपरेट अकाउंट। उसके बाद गुडविल, बाकी एसेट्स लायबिलिटीज, पार्टनर्स, रिलेटिव लोन, ये कहाँ जाएगा, सब चीजें रियलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। इसमें किसको गुडविल में आप कंफ्यूज होते हो, पार्टनर्स का रिलेटिव लोन, ठीक है, इस तरह से कर दो। अब स्टेप 2 क्या होगा, रियलाइज
एसेट, पूरी एसेट साइड का ट्रीटमेंट करना है, जो भी एसेट है। मैंने लिख दिया रियलाइज, लेकिन जरूरी नहीं है कि रियलाइज होगी। या क्या लिखो, ट्रीट एसेट साइड। एसेट साइड का क्या ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? या तो वो क्या हो सकती है, रियलाइज, सेल मतलब। दूसरा क्या हो सकता है, टेकन बाय पार्टनर। तीसरा क्या हो सकता है, गिवन टू लाइबिलिटी। तो रियलाइज करने पर कैश टू रियलाइजेशन, दोनों अकाउंट में इम्पैक्ट लोगे, एक कैश में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। पार्टनर्स को देने पर पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, गिवन टू लायबिलिटी, कोई एंट्री नहीं करें, कोई भी एंट्री नहीं करें, नो एंट्री। ठीक है, बस क्रेडिटर्स को पे अब क्या करना है, कम, क्योंकि कुछ वो क्या लेगा, एसेट। और क्या हो सकता है एसेट के साथ, कुछ नहीं दिया हो तो क्या ले लेना, अजम्पशन ले लेना, या तो उसका 100% रियलाइजेशन मान लेना, और या फिर क्या, जीरो। लेकिन किसका हमेशा जीरो मानना है, गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंस को हमेशा क्या मानना, नहीं। अगर कुछ नहीं दिया है, ना तो क्वेश्चन कह रहे मिल गए, ना कह रहे पार्टनर ले गया, ना कह रहे लायबिलिटी को दिया, तो गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंस को तो हमेशा क्या मानना, नहीं। और बाकियों की आप अजम्पशन ले रहे हैं, जैसे फर्नीचर के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, आप या तो मान लो कि 100% रियलाइज हो गया। फर्नीचर अगर 1 लाख का आ रहा है तो नोट लिख देना कि हमने माना 100% रियलाइज हो गया। और अगर क्या आ रहा है, दूसरा अजम्पशन क्या ले सकते हो, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, आपको प्रूडेंस के कारण आपको 11th 12th में सिखा दिया जाता है कि एसेट का जीरो रियलाइजेशन मानो, लेकिन वो थोड़ी सी ठीक अजम्पशन नहीं है। आप समझो कि ये मेरे पास ये आईपैड पड़ा है, कुछ भी रियलाइज नहीं होगा, ये इतना क्या प्रूडेंस, कुछ तो बिकेगा ही नहीं। ठीक है, गुडविल का नहीं मिल सकता, हो सकता है मान लेते हैं कि फॉर्म बंद हो रही है, तो जनरली क्या होता है, मतलब काम नहीं चल रहा था तब बंद होती है। या प्रीपेड एक्सपेंस है, वो वापस नहीं देते हैं कभी भी, जैसे मैंने रेंट पे कर दिया अगले 3 महीने का, तो वो क्या कहते हैं, बिल्डिंग यूज कर लो, मैं वापस नहीं दूंगा। तो इसलिए इनकी तो क्या मान लेना नहीं। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है जिसमें ये 2 थे जिनके बारे में कुछ नहीं लिखा, उन्होंने क्या मान लिया, नहीं। और बाकियों में कई बार क्या मान लेता है 100%, और कई बार क्या मान लेता है। और ये रियल लाइफ के डाउट है नहीं, आप किसी की फॉर्म बंद करा रहे हो तो आपको बिल्कुल आसानी से पता होगा कि कितना मिला, वो बताएगा। अब स्टेप 3 में किस पर आओ, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में भी सेम वही ट्रीटमेंट होगी, सेम वही होंगे। अगर पेमेंट कर दी लायबिलिटीज की तो क्या होगा, रियलाइजेशन टू कैश, उल्टा हो जाएगा। पार्टनर से वो पार्टनर एग्री कर गया कि मैं पे कर दूंगा, तो क्या होगा, पार्टनर कहता है कि मैं पे कर दूंगा, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर किसी एसेट्स के साथ नॉक ऑफ कर दिया तो कोई एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ देखते हैं, बताओ, एज कैपिटल, बीस कैपिटल रिजर्व तो हो गया। अब मैं तुम्हें एडजस्टमेंट मैं लिख नहीं रहा पूरी लैंग्वेज, आपको लिखनी लिख लो। क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन मान लो क्या कह रहे हैं, बैलेंस क्रेडिटर्स पर पेड एट 10% डिस्काउंट। बैलेंस क्रेडिटर किस पर पे किया, 10% डिस्काउंट पर। तो कितने के थे क्रेडिटर मेरे पास, 30 के। 30 में से कितने सेटल हो गए थे क्रेडिटर्स, प्लांट जो लेकर गए थे क्रेडिटर्स, वो कितने में ले गए थे, 80%। तो 24 के तो सेटल ही हो गए थे। कितने रह गए थे, 6000 के। उनको कितना पे किया, 6 का 6 या 5400। तो कैश कितने की गई, 5400। तो अब बताओ रियलाइजेशन में क्या आ जाएगा, 2 कैश। अब मैं खुश हूँ या बेचैन, बेचैन क्यों, क्योंकि डेबिट साइड तो बढ़ा दिया, क्रेडिट अभी बढ़ाया ही नहीं। तो मैं क्रेडिट में भी लिख देता हूँ बाय रियलाइजेशन, कितने का, 54। श्योर, बस ऐसे बराबर लेकर चलना है। अब ए का लोन, ये तो हमें खुद ही पे करना है, इसको हम बाद में लिखते हैं। ए इज वाइफ लोन वर एग्रीड टू बी टेकन बाय ए। लिखा नहीं हुआ, मतलब लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, ए की वाइफ का लोन कौन ले गया, ए कहता है मैं दे दूंगा, ठीक है, देगा या वो बस ऐसे कर लेगा घर में जाके, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन वो कह रहा है कि ये लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा, वो क्या कह रहा है कि ये लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा। तो फॉर्म को कोई मतलब नहीं है वो आगे देता है या नहीं देता है, उसका हाथ पैर जोड़ के क्या कहता है, कुछ भी कहे, लेकिन फॉर्म के लिए लायबिलिटी पे होगी। और फॉर्म को अब किसको देने पड़ेंगे, एक को। तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। क्यों, क्योंकि फॉर्म कह रही है मेरी लायबिलिटी पे होगी, लेकिन मुझे
किसको देने पड़ेंगे? अब ए को देने पड़ेंगे, कुछ लोन को तो नहीं देने, लेकिन किसको देने? ए को। तो ए की कैपिटल बढ़ गई, कितने का था? 5,000 का। ए अपनी वाइफ का लोन, फर्म को देने थे वाइफ के लोन, अब फर्म कह रही है मुझे उसको नहीं देने, मुझे किसको देने होंगे? ए को। ठीक है, बराबर डेबिट क्रेडिट बराबर रखना। बिल्स पेबल तो रियलाइजेशन टू कैश, मैं मान रहा हूँ कि ठीक है पे हो गया, कितने? बाय रियलाइजेशन। हाँ, तो बाय रियलाइजेशन ही तो आएगा, किसमें आएगा? कैश। कितने का? 4,000। अब सारी एसेट लायबिलिटीज होगी। अब क्वेश्चन में कुछ और एडजस्टमेंट भी दे सकते हैं। देखो, मैं गार्नर वर्सेस मर्रे के अलावा बाकी सब चीजें क्या करना चाहता हूँ, इसी में खत्म करना चाहता हूँ। वो और एडजस्टमेंट क्या देगा? जैसे वो कहेगा एक अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी या रियलाइजेशन के एक्सपेंस है। अब एडजस्टमेंट नंबर जैसे उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, पहले ये लोन पे करते हैं, बाद में बोल जाएंगे। एज लोन कुछ नहीं दिखा तो फर्म पे करेगी, तो क्या एंट्री हो जाएगी? टू कैश 10,000। और कहाँ आएगा ये? कैश में। क्या बाय रियलाइजेशन है? बाय एज लोन। श्योर? पक्का? अब उसके बाद क्या करना होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जो डिस्कस किया। पहला मान लो उसने लिखा हुआ है कि देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट में क्या लिखा है? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 and realized ₹40,000 therefore। कितने का इन्वेस्टमेंट था? 50 का, और उससे कितना रियलाइज किया मैंने? 40,000। तो क्या होगा बताओ? पहले बताओ, ये क्लोज करना है क्या ये अकाउंट? जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने फर्नीचर को क्लोज किया था, क्या इसको क्लोज करना है क्या? क्योंकि ये ओपन ही नहीं है, यहाँ तो आई नहीं रहा ना कहीं इन्वेस्टमेंट, तो इसको क्रेडिट करके क्लोज करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो वो तो कह रहा है अनरिकॉर्डेड एसेट थी, लेकिन हमने मतलब रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई होगी तो उन्होंने सारा राइट ऑफ कर दिया होगा। तो अब वो 50 से क्लोज करना है क्या? नहीं, ये तो मेरे को गेन ही होगा बैठे बैठे। बुक में एसेट आ नहीं दी और मुझे सीधा कितने रुपए मिल गए? 40,000। तो मैं एंट्री क्या करूँ? कैश टू रियलाइजेशन। तो आप मुझे बताओ कि कोई फर्क पड़ता है रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड? नहीं। इनको बस रिकॉर्डेड एसेट को पहले क्लोज करना होता है और बाद में ये करना होता है। अनरिकॉर्डेड को क्लोज नहीं करना, सिर्फ उसकी रियलाइजेशन वाली एंट्री करनी। तो एंट्री सेम रहेगी, कौन से वाली? स्टेप 2 वाली एंट्री रहेगी। एंट्रीज यही रहेगी, अगर पार्टनर ले जाएगा तो ये हो जाएगी, कैश हो जाएगा तो ये हो जाएगी। बट इसके लिए स्टेप 1 नहीं लगेगा, क्योंकि स्टेप 1 बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना होता है। बुक वैल्यू क्या थी इसकी? 0। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज के ट्रीटमेंट सेम यही रहेंगे, स्टेप 2 वाले और स्टेप 3 वाले, कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होगा। पक्का? तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ? अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसे कितने मिले? 40। तो हमें तो किससे मतलब होगा? जो मिले। तो बाय कैश 40,000। और इधर क्या होगा? बाय क्यों? क्योंकि एक क्रेडिट और दूसरा डेबिट। 40,000 अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट के लिए। सिमिलरली अगर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर होते हैं तो क्या आ जाता? टू कैश। पक्का? रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स तो होते हैं, ऊपर बैलेंस शीट में लायबिलिटी आई नहीं लेकिन बाद में चुकानी पड़ गई, तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू कैश। पक्का? अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालो। तो बच्चों, अब अपने को रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालना है, तो अपने को कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 9600। तो इधर क्या लिखूंगा मैं? 2AB। 96,000 का प्रॉफिट किसमें? 100 का प्रॉफिट किसमें बढ़ जाएगा? ए और बी में। ये 9600 का प्रॉफिट आया और 4800 किसमें बढ़ जाएगा? ए और बी में। बाय रियलाइजेशन 48। पक्का? उसके बाद में अब कैश और ए और बी के अकाउंट अपने आप क्या होंगे? टैली होंगे। हाँ बच्चों, अब इतना करने के बाद देखो, ये डेबिट किया, ये क्रेडिट किया, इस प्रोसेस में हमारा कौन सा अकाउंट कैंसिल हो गया? रियलाइजेशन। तो अब बचा ही क्या है? ए कैश का अकाउंट और ए और बी की कैपिटल। ये अपने आप क्या होगा? टैली।
ए को देखो कितने रुपए देने हैं, 1 लाख कैपिटल के, 20,000 रिजर्व्स के, रियलाइजेशन के इतने और ये इतने, इसमें से इतने इतने उसके ड्राइंग्स का, P&L का, और ये 15,000 की क्या लेगा, कोई एसेट ले गया क्या, उसके कट गए, तो बाकी बचे हुए रुपए ए को दे दो। 2 कैश 8400 800, और बी का कितना आएगा 494 800, और जब ये इनको देंगे तो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल बीस कैपिटल 2 कैश, ये एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल बीस कैपिटल 2 कैश, तो ए और बी की कैपिटल में क्या आ जाएगा, बाय ए, कैश में क्या आ जाएगा, बाय ए और बी, 84 800 और 494 800, ठीक है, ये अपने आप क्या होगा टैली। अब मुझे फटाफट से बता दो, देखो जल्दी जल्दी बता दो कि क्या क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, असेट्स लायबिलिटीज, मतलब पूरी बैलेंस शीट को किस पर भेजना है, बुक वैल्यू पर, और भेजते समय क्या ध्यान रखना है, असेट वाला सारा पार्ट किसी न किसी लेजर में क्या हो जाना चाहिए, डेबिट, और लायबिलिटीज वाला सारा पार्ट किसी न किसी लेजर में क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट। फिर हमें क्या करना है, असेट्स और लायबिलिटीज रियलाइज करनी है। असेट रियलाइज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, मतलब ट्रीट करना है जितनी भी एसेट्स है, या तो वो क्या होगा, कैश टू रियलाइजेशन, कैश डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट, या ए टू रियलाइजेशन, तो ए डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर क्या क्रेडिटर्स को दे दिया तो हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, ठीक है, बस उस क्रेडिटर को बाद में क्या करने हैं, उतने रुपए कम पे करने हैं जितने की वो एसेट लेगा, जितने में वो एसेट लेगा, ठीक है। अब अनरिकॉर्डेड एसेट होगी तो उस पर ये ट्रीटमेंट तो नहीं होगा, लेकिन ये होगा, फिर सारी लायबिलिटीज को क्या कर देना, पे, तो रियलाइजेशन टू कैश, अगर पार्टनर ले गया तो रियलाइजेशन टू एस कैपिटल, एसेट से हुआ तो उस पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटीज है, एक बार चेक कर लेना, ट्रीटमेंट ये क्या यही होगा। उसके बाद में अकाउंट्स कैसे क्लोज होंगे, रियलाइजेशन का बैलेंस किस में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, लोन का अकाउंट क्या कर देना, पे कर देना, लोन क्या कर देना, पे। अब लोन पे कर देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, लोन टू कैश, तो कैश कम हो जाएगी। अब इस मोमेंट के बाद कैश इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल, कैश और कैपिटल अपने आप क्या होगा, कल हमें क्या करना है, उसका आंसर